सर्च लाइट उड़ जाने से दूसरे हेलीकॉप्टर का मुझे एक धुंधला सा खाका नजर आ रहा था। मुझे वहां से दिन निकलने से पहले पहले निकलना था, क्योंकि सुबह नई गार्ड के आते ही कोहराम मचने वाला था और इंडियन मिलिट्री पुलिस ने इर्द गिर्द के सारे इलाके को घेर लेना था। मुझे इस बात का बेहद सुकून था कि मैंने शहनाज को एक जांबाज और तजुर्बाकार पाक फौज के जवान के हवाले कर दिया है, जो उसे अपने दूसरे साथियों के हमरा जान पर खेलकर भी दुश्मन की सरहदों से निकाल ले जाएगा। अब मैं अपने नए मिशन की तकमील के लिए बिल्कुल आजाद था। मैंने घड़ी देखी, रात के 2:30 बज रहे थे। मैंने पहला काम ये किया कि जीप से एमुनिशन निकालकर स्टेन गन लोड की, रिवॉल्वर में नई गोलियां डाली, फिर शेव बनाई, गुस्ल किया, दांत साफ किए, दरबार सिंह भारतीय हवालदार की वर्दी साफ करके जेबदन की, सर पर टोपी जमाई, किचन में जाकर चाय का एक मग बनाया और बिस्किट के साथ चाय की चुस्कियां लेने लगा। अचानक मुझे शहनाज याद आ गई। कुछ देर पहले वो इसी किचन में मौजूद थी और सबके लिए चाय तैयार कर रही थी। मुझे बहुत खुशी थी कि वो महफूज हाथों में है और वो लोग उसे पाकिस्तान में उसके रिश्तेदारों के पास पहुंचा देंगे। चाय पीने के बाद मैंने मोमबत्ती की रोशनी में मुक्ति बाहिनी वाले हिंदू ऑफिसर की डायरी निकालकर बीच में से खुफिया तहरीर एक बार फिर पढ़ी। मेरा खून खौल उठा। इसमें कोई शक नहीं कि एक खास सियासी चाल और खतरनाक साजिशी मंसूबे की मदद से दुश्मन ने भाई को भाई के खून का प्यासा बनाकर मशरकी पाकिस्तान को काटकर अलग कर दिया था और अब इस खुफिया तहरीर में दूसरे मंसूबे की तरफ इशारा किया गया था, जिस पर अमल पैरा होकर दुश्मन एक और घिनौनी साजिश से मगरबी पाकिस्तान को भी खत्म करने का नापाक अज़्म किए हुए था। मैंने नोटबुक जेब में रख ली और एक वलवले के साथ पोर्च में आकर जीप में बैठ गया। मेरे वहां से फरार होने का वक्त आ गया था। मैंने अल्लाह का नाम लेकर जीप स्टार्ट की और उसे कोठी के गेट से निकालकर शहर की तरफ जाने वाली सड़क पर डाल दिया। मेरा टारगेट 8वीं मरहट्टा रेजिमेंट का कर्नल गुप्ता सारथी था, लेकिन मैं आधा दिन किसी महफूज जगह पर गुजारने के बाद उसकी तलाश में निकलना चाहता था। चिटागोंग से रांगामाटी की तरफ एक खूबसूरत सड़क जाती थी। रांगामाटी तक जाने के लिए तो चिटागोंग हिल ट्रैक्स के घने जंगलों में से होकर गुजरना पड़ता था और ये काफी तवील सफर था। लेकिन चिटागोंग शहर से जहाँ से रांगामाटी को सड़क निकलती है वो शहर का खूबसूरत इलाका है और सतह मुर्तफा और सब्जा गुल के एतबार से हमारे शहर एबटाबाद से कुछ मिलता जुलता है। लेकिन चिटागोंग की आबो हवा गर्म मरतूब है। यहाँ शहर का सबसे साफ सुथरा और जरा फैशनेबल एक इलाका है, जहाँ अंग्रेजी टाइप के कुछ रेस्तोरां और कॉफी हाउस भी हुआ करते थे। मेरी जीप का रुख उसी इलाके की तरफ था। किसी हद तक कॉस्मोपॉलिटन इलाका होने की वजह से यहाँ मैं दिन का निस्फ हिस्सा महफूज रहकर गुजार सकता था। इस इलाके में भी आकर देखा कि कई दुकानें टूटी पड़ी थी। सड़कें भी यूं उखड़ी हुई थी कि जैसे वहाँ टैंक चलते रहे हों। एक बुलंद इमारत की 3री मंजिल में गहरा शिगाफ अंधेरे में मुंह फाड़े हुए था, जैसे वहाँ तोप का गोला लगा हो। सड़कें सुनसान पड़ी थी। कहीं कहीं इंडियन फौज का कोई सिपाही गश्त करता मिल जाता और इंडियन जीप को देखकर अटेंशन हो जाता। मैं चिटागोंग की बंदरगाह और पतंगा एयरपोर्ट के इलाके से दानिस्ता कतरा कर निकल गया और उस खूबसूरत सड़क पर आ गया जो रांगामाटी की तरफ जाती थी। ये सड़क सागवान के दरख्तों से घिरी हुई थी और उधर से रात के पिछले पहर खुशबूदार ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। फितरत अपनी सहर तराजियों के साथ हमेशा शगुफ्ता हो जवान रहती है। जंग के धमाके हों या अमन सुकून, इसका सूरज इसी आबो हवा के साथ तुलू होता है और नसीम सहरी के इतरबीज झोंके इस रानाई के साथ अटखेलियां करते हैं। हमें कुदरत से सबक हासिल करना चाहिए। मैंने जीप सड़क से उतार कर दरख्तों के पीछे एक जगह खड़ी कर दी। मुझे दिन निकलने का इंतजार था। वक्त रींग रींग कर गुजरता महसूस हो रहा था। मैं भारतीय इंटेलिजेंस के पाकिस्तान दुश्मन मिशन के बारे में सोच रहा था कि इस खुफिया साजिश की नौयत क्या है। क्या ये मगरबी पाकिस्तान में सूबों की अलहदगी के सिलसिले में कोई नापाक मुहिम होगी? क्या भारत कोई ऐसा खुफिया हथियार बना रहा है जिसकी मदद से वो पाकिस्तान पर हमला करके उसे खत्म कर देना चाहता है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन डायरी की खुफिया तहरीर बता रही थी कि ये कोई बहुत ही खतरनाक किस्म की मुहिम है। भारतीय हुकूमत अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस की मदद से इस मंसूबे पर अमल शुरू कर चुकी है। एक सवाल बार बार मेरे दिमाग में बेदार हो रहा था कि जब कर्नल गुप्ता सारथी मुझसे ढाका हाई कमांड की खुफिया मिलिट्री फाइल के बारे में इस्तफसार करेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। मुझे मुक्ति बाहिनी वाले असली जासूस की जीप में से इस किस्म की कोई फाइल नहीं मिली थी। इसका मतलब था कि वो फाइल अपने साथ नहीं लाया था, या हो सकता है कि वो फाइल हासिल करने के लिए ढाका जा रहा हो। बहरहाल मैंने एक जवाब जहन में तैयार कर लिया था। दिन की रोशनी हुई तो मैं जीप लेकर बड़े बाजार में आ गया। यहाँ नुक्कड़ पर एक अंग्रेजी तर्ज का होटल था। मैंने उस होटल में ये कहकर एक बेडरूम वाला कमरा किराए पर ले लिया कि मैं ढाका से यहाँ एक जरूरी फौजी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आया हूँ और आजादी के साथ होटल में रहना चाहता हूँ। मेरे पास सामान वगैरह कुछ नहीं था। वहाँ एक स्टोर से मैंने ब्रीफकेस खरीद कर साथ रखिया था। इस ब्रीफकेस में मैंने मुक्ति बाहिनी के खुफिया ऑफिसर वाली डायरी और कुछ सफेद कागजात और कलम भी रखिया था। दिन के 9 बजे तक मैं होटल के कमरे में ही रहा। वहीं मैंने नाश्ता किया, फिर जीप लेकर भारतीय फौज के ईस्टर्न कमांड की तरफ रवाना हो
गया। यह ऑफिस एक बहुत बड़ी इमारत में था, जहां एक लांस नायक से मैंने 8वीं मरहट्टा रेजिमेंट के हेडक्वार्टर का एड्रेस लिया और उसे बताया कि मैं खलना सेक्टर से आ रहा हूं। 8वीं मरहट्टा रेजिमेंट का कमांड ऑफिस बंदरगाह के अकब में एक पुरानी विक्टोरिया तर्ज की इमारत में था। मैंने गार्ड रूम में रिपोर्ट की और कहा कि मुझे कर्नल गुप्ता सारथी से मिलना है। मैं उसके लिए हाई कमांड का एक अहम पैगाम लाया हूँ। गार्ड ऑफिसर ने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या है। मैंने पूछा क्या कर्नल सारथी अपने ऑफिस में हैं? वो बोला वो अभी अभी ऑफिस आए हैं, मगर वो सुबह के वक्त किसी से मिला नहीं करते। मैंने कहा कर्नल साहब से कह दें कि हवालदार नारोमनी ढाका से आया है। गार्ड ऑफिसर ने फौरन फोन पर नंबर मिलाया और कर्नल सारथी को मेरा नाम बताकर कहा कि मैं उसे अभी मिलने का ख्वाहिशमंद हूँ। दूसरी तरफ से कर्नल गुप्ता सारथी ने न जाने क्या किया कि गार्ड ऑफिसर ने एकदम से कहा ओके ओके सर। रिसीवर रखकर गार्ड ऑफिसर फौरन उठ खड़ा हुआ और बोला सर मेरे साथ चलें, कर्नल साहब ने आपको इसी वक्त बुलाया है। मैं ज़ेरे-लब मुस्कुराता हुआ गार्ड ऑफिसर के साथ कर्नल सारथी के ऑफिस की तरफ चल दिया। कर्नल सारथी अपने फौजी तर्ज पर सजे हुए ऑफिस में सब्ज फाइल खोले बैठा उस पर कुछ लिख रहा था। वो सांवले रंग का चौड़े शानों वाला मरहट्टा था। उसकी उम्र 40 के करीब होगी। आंखों पर सुनहरे फ्रेम वाली ऐनक थी और वो फुल वर्दी में था। मैंने अंदर कदम रखते ही सैल्यूट मारा और कहा कि हवालदार नारोमनी हाजिर है सर। कर्नल गुप्ता ने चेहरा ऊपर उठाए बगैर गार्ड ऑफिसर से वापस चले जाने को कहा और दोबारा फाइल पर कुछ लिखने में मसरूफ हो गया। जब गार्ड ऑफिसर कमरे से बाहर चला गया तो कर्नल गुप्ता ने फाइल बंद करके चश्मा उतार कर मुझे गौर से देखा और बैठने का इशारा किया। फिर उठकर खिड़की के आगे पर्दा खींच दिया, जेब से काले रंग का सिगार निकाल कर सुलगाया और मेरे पीछे खड़े होकर बोला तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? मैं समझ गया कि किसी किस्म की बात शुरू करने से पहले कर्नल गुप्ता सारथी इत्मीनान कर लेना चाहता है। मैं भी पूरी तरह तैयार होकर आया था, इसलिए बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ पुरएतमाद जासूसों की तरह कहा मेरा पूरा नाम पाम ऑयल नारोमनी है। कर्नल गुप्ता ने कोई जवाब न दिया, खामोशी से बावकार अंदाज में वापस कुर्सी पर बैठ गया। सिगार का कश लगाया, फिर दरवाजा खोलकर उसके अंदर से बिल्कुल इसी किस्म की एक डायरी निकाली, बिल्कुल वैसी डायरी जैसी मेरे पास थी और जिसके अंदर खुफिया तहरीर लिखी हुई थी। उस डायरी को भी ताला लगा हुआ था। डायरी को उसने मेज पर अपने सामने रख लिया और मेरी तरफ देखकर बोला क्या तुम्हारे पास ऐसी डायरी है? मैंने ब्रीफकेस में से डायरी निकाल कर उसके सामने रख दी। उसने डायरी के बीच के सफहात खोलकर अंग्रेजी की खुफिया तहरीर पढ़ी और उसे बंद करके मुझे वापस दे दिया और मुझसे पहली बार हाथ मिलाकर वो जरा सा मुस्कुराया। हवालदार नारोमनी, तुमसे मिलकर खुशी हुई, आज से यही तुम्हारा नाम होगा। उसने घंटी बजाकर अर्दली को कॉफी लाने के लिए कहा। अर्दली चला गया तो कर्नल खामोशी से सिगार पीते हुए फाइल पर कुछ लिखने लगा। जब तक कॉफी आई उसने मुझसे कोई बात न की। बड़ा तजुर्बाकार और गहरा आदमी था। मैं भी बेताबी का इजहार नहीं कर रहा था। कॉफी पीते हुए वो चिटागोंग के खुशगवार मौसम की बातें करता रहा। उसने मुझे भी सिगार पेश किया जिसे मैंने शुक्रिया के साथ कबूल कर लिया। सिगार तिरचुनापली का था और बेहद खुशबूदार था। कर्नल ने कहा कि मेरा ख्याल है कि हमें कुछ देर के लिए खुली फजा में चलकर टहलना चाहिए। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया क्यों नहीं। हम ऑफिस से निकलकर पिछवाड़े के वीरान बाग में पहुंच गए, जहां सुनहरी धूप नारियल और सुंबल के दरख्तों में से छन कर आ रही थी। हमारे इर्द गिर्द दूर दूर तक कोई जीरूह नहीं थी। कर्नल गुप्ता ने दरख्तों और फूलों की बातें करते करते अचानक सवाल कर दिया, ढाका में पाकिस्तानी हाई कमांड से मिलिट्री इंटेलिजेंस की फाइल लाए हो? मैंने कहा पाकिस्तानी कमांड के तमाम ऑफिस सील कर दिए गए हैं और वहाँ जाट रेजिमेंट का कब्जा है। आपसे यही मशवरा करने आया हूँ। हमारी जाट रेजिमेंट के कमांडर ने पाकिस्तानी रिकॉर्ड सील करने में बड़ी तेजी दिखाई है। वैसे मैं सीक्रेट ऑपरेशन के मतलूबा फाइल रिकॉर्ड रूम से चुरा कर ला सकता हूँ। कर्नल रुक गया, फिर सिगार का गहरा कश लगाकर धुआं आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते हुए बोला, हमारी फौज को यकीन नहीं था कि पाकिस्तानी फौज हथियार डाल देगी। जाट रेजिमेंट ने घबराहट में ऐसा किया है। खैर कोई बात नहीं, मैं अपने जराये से वो फाइल मंगवा लूंगा। तुम्हें एक दूसरे मिशन पर जाना होगा। ये बताओ कि तुम यहाँ किस जगह ठहरे हो? मैंने एक अय्यार जासूस का किरदार अदा करते हुए कहा, सॉरी कर्नल गुप्ता, मुझे ये बताने की इजाजत नहीं है। मैं कर्नल पर ज्यादा से ज्यादा असर डालना चाहता था। कर्नल गुप्ता ज़ेरे-लब मुस्कुराया, वेरी गुड नारोमनी, मेरी बात गौर से सुनो। इस पाम ऑयल नारोमनी मिशन पर टॉप सीक्रेट ऑफिसरों का पूरा एक गिरोह काम कर रहा है, लेकिन कोई भी एक दूसरे की शक्ल और सूरत और ओहदे से वाकिफ नहीं। मेरे अलावा सबके नंबर हैं। मुझे तुम्हारा नाम खुद तजवीज करने की इसलिए इजाजत थी कि तुम इस खुफिया मंसूबे में कलीदी हैसियत रखते हो। मेरी खुफिया इतलात के मुताबिक तुम्हें इसलिए चुना गया है कि तुम एक इंतहाई बाएतमाद, जांबाज और तजुर्बाकार जासूस हो। मैंने सिगार का कश लेकर कर्नल का शुक्रिया अदा किया और दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि इस मंसूबे में कलीदी हैसियत के बाहिस मुझे काम
काम करने में बड़ी मदद मिलेगी। कर्नल गुप्ता कह रहा था, तुम्हारा नाम नारूमणि ही होगा, मगर तुम कर्नल की वर्दी में यहाँ से भारत जाओगे। तुम 7वीं हरियाणा रेजिमेंट के कर्नल नारूमणि होगे। तुम्हें एक खुफिया कोड नंबर दिया जाएगा। ये खुफिया नंबर खुलजा सिमसिम की हैसियत रखता है। इस खुफिया नंबर में क्या तिलिस्म छुपा हुआ होगा ये तुम्हें अपने आप मालूम हो जाएगा। इस वक्त तुम वापस अपनी तयामगाह पर जाओ और 4 बजे मेरे बंगले पर आकर मुलाकात करना। ये मेरे बंगले का एड्रेस है। कर्नल ने बटवे से एक सफेद विजिटिंग कार्ड निकाल कर मुझे दिया और मुसाफा किए बगैर ही अपने ऑफिस में घुस गया। मैं बाग की रविश पर अकेला खड़ा रह गया। मैं जीप में सवार होकर वापस अपने होटल आया। मैं इस खुफिया मगर बेहद खतरनाक मिशन में दाखिल हो चुका था। अब जरा सी बेहतियाती न सिर्फ मेरा भांडा फोड़ देती, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ नापाक अज़ाइम रखने वाली ताकतों को खेल खेलने का मौका भी मिल सकता था। उस वक्त मेरे अलावा किसी मुहिब वतन पाकिस्तानी को इस मंसूबे का इल्म नहीं था। चुनाचे मैं फूंक फूंक कर कदम उठाने का अज़्म किए हुए था। तीसरे पहर मैं कर्नल गुप्ता के बंगले पर पहुंच गया। यह बंगला किसी गैर बंगाली ताजिर का था जिस पर भारतीय फौज ने कब्जा कर रखा था। कर्नल अपने बेडरूम में मेरा इंतजार कर रहा था। नौकर मुझे उसके पास ले गया। उसने शाम तक मुझे अपने पास रखा। इस दौरान मैंने बड़े मोहतात अंदाज में पाम ऑयल नारूमणि मिशन की तफसीलात को रेदने की कोशिश की, मगर कर्नल ने इस ज़मन में बात करने से गुरेज किया, बल्कि मुझे तंबीह की कि बिला जरूरत सीक्रेट मिशन के बारे में कोई लफ्ज जबान पर न लाऊं। वो मेरे साथ ताश खेलता रहा। हमने शाम की चाय इकट्ठी पी। जब रात हो गई तो खाने के बाद उसने नौकर को रुखसत कर दिया और मुझे अलमारी से कर्नल की वर्दी निकाल कर दी और कहा, इसे पहन लो। मेरे कर्नल रैंक के तमाम जरूरी कागजात उसने तैयार कर रखे थे। शनाख्ती कार्ड पर मेरी तस्वीर चिस्पा नहीं की गई थी। तस्वीर की जगह पर नंबर 69 दर्ज था। उस नंबर पर उंगली रखते हुए कर्नल गुप्ता ने कहा, ये वो नंबर है जो तुम्हारे लिए तिलिस्माती काम करेगा। इस वक्त तुम 7वीं हरियाणा रेजिमेंट के कर्नल हो। तुम जहाँ से सीधे पतंगा एयरपोर्ट जाओगे, वहाँ इंडियन आर्मी का एक जहाज तैयार खड़ा होगा। वो तुम्हें लेकर सीधा कलकत्ता पहुंचेगा। वहाँ तुम्हें दूसरी फ्लाइट मिलेगी जो दिल्ली पहुंचा देगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक आदमी मिलेगा जिसका नंबर 15-15-20 होगा। तुम्हें आगे क्या करना होगा ये तुम्हें वही 15-15-20 नंबर वाला आदमी बताएगा। अब तुम जा सकते हो। ये एक कागज का पुर्जा है। इस कागज पर मेरी फ्रीक्वेंसी दर्ज है। कोड तुमको मालूम हो जाएगा। जरूरत के वक्त तुम मुझसे इस फ्रीक्वेंसी पर कोड जबान में बात कर सकते हो। उसने कागज मुझे थमा दिया। कर्नल के बंगले से निकलकर मैं अपनी जीप में पतंगा एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया। मैं इंडियन आर्मी के कर्नल की वर्दी में था। एयरपोर्ट पर मैंने जीप पार्किंग में खड़ी कर दी। एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला भारतीय लांस नायक एक तरफ से निकलकर मेरे सामने आ गया। जोरदार सैल्यूट मारकर बोला, सर फ्लाइट बिल्कुल तैयार है। वो मेरे आगे आगे चल पड़ा। एयरपोर्ट पर बत्तियां जगमगा रही थी। हम पैसेंजर लाउंज के दरवाजे से गुजरे तो किसी ने मुझसे कुछ न पूछा, कोई कागज तलब न किया, बल्कि वहाँ खड़े मिलिट्री पुलिस के 2 आदमियों ने मुझे सैल्यूट किया। एक मिनी बस मुझे रनवे पर मौजूद खुसूसी तैयारे के पास ले गई, जहाँ मूंछों वाला लांस नायक सैल्यूट करके वापस चला गया। ये 2 इंजनों वाला जहाज था जिसमें 10-15 फौजियों के बैठने की गुंजाइश थी, लेकिन जहाज खाली था। एक दुबले पतले बंगाली फौजी ने मुझे जहाज के फर्स्ट क्लास में बिठा दिया और सैल्यूट करके वापस चला गया। जहाज का इंजन स्टार्ट हो गया। थोड़ी देर बाद वो फजा में बुलंद होकर कलकत्ते की तरफ परवाज कर रहा था। मैं कर्नल का दिया हुआ कागज निकाल कर देखने लगा। उस पर कर्नल गुप्ता के वायरलेस सेट की फ्रीक्वेंसी वगैरह दर्ज थी। बंगाली नौजवान मेरे पास था। ठंडे शरबत का एक गिलास रख कर चला गया। मैंने कलकत्ते से पहुंचने से पहले पहले फ्रीक्वेंसी याद करके कागज जाया कर दिया। जहाज कलकत्ता पहुंचने वाला था। नीचे शहर की रोशनियां जगमगा रही थी। मैं सोचने लगा, कितनी अजीब बात है कि आज से कुछ ही अरसा पहले मैं इस शहर में अपनी जान बचाने के लिए छुपता फिर रहा था और आज इंडियन आर्मी के एक कर्नल की हैसियत से जा रहा हूं। जहाज रनवे पर रुका तो एक फौजी स्टेशन वैगन करीब आकर रुक गई। एक दराज कामत फौजी ने मुझे सैल्यूट किया और स्टेशन वैगन का दरवाजा खोल दिया। मुझे यहाँ से दिल्ली के लिए दूसरी फ्लाइट पकड़नी थी। मेरी फ्लाइट नंबर 003 थी। ये इंडियन एयरलाइन का एक बोइंग तैयारा था जिसके फर्स्ट क्लास में कर्नल नारूमणि के नाम से मेरी सीट मखसूस थी। दराज कद फौजी मुझे इंडियन एयरलाइंस के तैयारे में सवार करवा कर वापस चला गया। इंडियन एयरलाइंस का बोइंग शोर मचाता हुआ कलकत्ते के स्याह आसमान की तरफ बुलंद होता गया। एक ख्याल मेरे जहन को बार बार परेशान कर रहा था कि मुमकिन है कहीं न कहीं मेरा राज फाश हो जाए। कर्नल गुप्ता का भी यही कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ इस खुफिया मंसूबे पर जो गैंग अमल कर रहा था वो एक दूसरे की शक्ल से नाशनासा है, मगर कहीं न कहीं कोई न कोई बॉस ऐसा जरूर होगा जो हम सब से वाकिफ होगा, जिसके पास हमारी तस्वीरें और पूरा रिकॉर्ड मौजूद होगा। अगर कभी इस बॉस से आमना सामना हो गया तो चश्मे ज़तन में मुझे गोली से उड़ा दिया जाएगा और मेरी मौत के बाद शायद ऐसा कोई इंसान जहां भारत में नहीं होगा जो मेरे वतन पाकिस्तान को इस नापाक साजिश से आगाह कर सके। बहरहाल मैंने अपने आप को हर खतरनाक सूरत हाल के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया था। एक और खतरा मेरे साथ साथ सफर कर रहा था। अगरचे मैं हिंदी और संस्कृत जबान और हिंदू देवमाला के बारे में काफी मालूमात रखता था,
और हिंदी में बात भी कर लेता था, लेकिन मामूली सा मेडिकल चेकअप मुझे हिंदू की बजाय मुसलमान साबित कर सकता था। ये एक ऐसी मजबूरी थी जिसका मेरे पास कोई इलाज नहीं था। शहर और एयरपोर्ट की नीली पीली रोशनियां सितारों की तरह झिलमिला रही थी। जहाँ एक साहब जिनका नंबर 15-15-20 था मुझे लेने आ चुके होंगे। हम एक दूसरे की शक्ल से नावाकिफ थे। मैं ब्रीफकेस हाथ में लिए पैसेंजर लाउंज के गेट पर आया तो सादा लिबास वाले एक आदमी ने आगे बढ़कर निहायत अदब से कहा, इस तरफ तशरीफ लाइए। मैंने सोचा कि शायद यही 15-15-20 नंबर वाला आदमी है। गेट पर मुझे किसी ने नहीं रोका। वो आदमी मुझे लाउंज के एक छोटे से कमरे में ले गया। उसने करीब आकर आहिस्ता से कहा, क्या मैं आपका आईडी कार्ड देख सकता हूँ? मैंने बटवे से वो आईडी कार्ड निकाल कर उसे दिखाया जो कर्नल गुप्ता ने मुझे दूसरे कागजात के साथ तैयार करवा कर दिया था। इस पुरस्कार आदमी ने आईडी कार्ड पर लिखा हुआ नंबर 69 देखा तो फौरन कार्ड मेरे हवाले कर दिया और बोला, आपको दिल्ली एयरपोर्ट पर मिलने वाले शख्स का नंबर क्या बताया गया था? मैंने 15-15-20 कहा तो वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, प्लीज मेरे साथ आइए। हम इमारत से बाहर आए तो एक जानिब गहरे रंग की एम्बेसडर गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी मुझे लेकर रात के सन्नाटे में दिल्ली के सुनसान बाजारों से गुजरती नई दिल्ली की जानिब लोधी रोड के एक वीरान से बंगले के पोर्च में जाकर रुक गई। वो पुरस्कार आदमी मुझे एक कमरे में पहुंचाकर वापस चला गया। कमरे में बिस्तर लगा हुआ था। बाथरूम में साफ सुथरा तौलिया लटक रहा था। क्लोजेट में स्लीपिंग सूट मौजूद था। पलंग के सरहाने तपाई पर टेलीफोन था। मैं ब्रीफकेस रख कर पलंग पर बैठ गया था। अचानक ही टेलीफोन की घंटी बज उठी। दूसरी तरफ से किसी की भींची भींची सी आवाज आई। लगता था कि वो मुंह पर रुमाल रख कर बोल रहा है, जिस पलंग पर तुम बैठे हो उसके नीचे दरमियान में एक खुफिया खाना है। इस खुफिया खाने में तुम्हारे लिए एक खत रखा है, उसे पढ़ो और उस पर अमल करो। मैंने पलंग का जायजा लिया, फिर उसके नीचे लेट गया। पलंग के नीचे कपड़ा लगा था। दरमियान में टटोलने पर लकड़ी के चौखटे और स्प्रिंगों के दरमियान एक जगह चौकोर तख्ते से मेरी उंगलियां टकराईं। चाकू की मदद से मैंने कपड़ा काट डाला और तख्ता उखाड़ा तो अंदर एक खुफिया खाना था, जिसके अंदर एक जानिब प्लास्टिक का लिफाफा स्कॉच टेप से चिपका हुआ था। मैंने लिफाफा निकाल लिया। कमरे की दीवार की ब्रैकेट लाइट रोशन थी। मैंने टेबल लैंप भी जला दिया और लिफाफा खोलकर अंदर से एक खत निकाला जिसकी तहरीर अंग्रेजी जबान में टाइप की गई थी। लिखा हुआ था कि इस कमरे में आने के बाद तुम इंडियन आर्मी के कर्नल नहीं होगे। जहाँ से जनूबी हिंद तक एक नया सफर शुरू होगा। क्लोजेट में तुम्हारे सिविलियन कपड़े रखे हुए हैं। तुम कर्नल की वर्दी उतार कर इसी क्लोजेट में रख दोगे। क्लोजेट के निचले खाने में प्लास्टिक की बनी हुई कुछ चीजें रखी हुई हैं। उन्हें नमूने के तौर पर तुम अपने ब्रीफकेस में रख लोगे और यहाँ से दिल्ली की एक फर्जी प्लास्टिक मसनूआत की फर्म के सेल्स एजेंट बनकर तिरुचिरापल्ली तक सफर करोगे। इसी क्लोजेट में तुम्हें दिल्ली से तिरुचिरापल्ली तक का एयर टिकट भी मिल जाएगा। तिरुचिरापल्ली में तुम एयरपोर्ट के अकबी चिल्ड्रन पार्क के चौथे बेंच पर बैठ जाओगे और बेंच के करीब ही बने हुए रद्दी कागजों के डस्टबिन में छुपाया गया एक लिफाफा निकालोगे। उसमें तुम्हारे लिए हिदायत होंगी। अपना शनाख्ती कार्ड हर हालत में अपने पास रखना। तुम कर्नल नारूमणि के नाम से ही पहचाने जाओगे। तुम्हारे लिए हर मकाम पर परवाना राहदारी होगा। सुबह 7 बजे की फ्लाइट में तुम्हारी सीट रिटायर्ड कर्नल मनी के नाम से बुक है। पाम ऑयल नारूमणि। खत पढ़कर मेरे तजस्सुस में इजाफा हो गया। पाकिस्तान दुश्मन मिशन की कार्रवाई हर लम्हे पुरस्कार होती जा रही थी। मैंने भी इस नापाक मिशन की इबरतनाक अंजाम तक पैरवी करने का फैसला कर रखा था। इत्मीनान की बात थी कि अभी तक मेरा इस खुफिया ग्रोह के किसी अहम रुकन से आमना सामना नहीं हुआ था और सारा काम खुदूत में लिखी हुई हिदायत के जरिए हो रहा था। अब मुझे तिरुचिरापल्ली जाना था। तिरुचिरापल्ली जनूबी हिंद की तिकोन के मशरकी साहिल पर वाक़ई एक सनती और देवमालाई शहर है, जिसके मंदिर दुनिया में दूर दूर तक मशहूर है। मैंने पिछले खत की तरह इस खत को भी फाड़ कर बाथरूम के सिंक में बहा दिया। फिर क्लोजेट का निचला खाना खोला। उसमें एक बक्स रखा था। बक्स में प्लास्टिक के छोटे छोटे खिलौने हिंदी और अंग्रेजी के हुरूफ मौजूद थे। साथ ही स्टेरिकल प्लास्टिक इंटरप्राइज के नाम का पैड भी था। इस पैड के नीचे दिल्ली से तिरुचिरापल्ली का एयर टिकट था। मैंने प्लास्टिक के ये नमूने निकाल कर अपने ब्रीफकेस में रख लिए। क्लोजेट के दूसरे खाने में 2-4 बड़ी कीमती कमीजें और पतलूने भी थी। मैंने उन्हें इसी तरह रहने दिया। वर्दी बदल कर स्लीपिंग सूट पहना। मुझे नींद आ रही थी। मैंने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक किया और 6 बजे का अलार्म लगाकर गहरी नींद सो गया। सुबह 6 बजे मैंने उठकर गुस्ल किया। हैरानी की बात थी कि बंगला पूरे का पूरा खाली था। कोई नौकर भी नहीं था। लेकिन जब मैं गुस्ल के बाद ड्राइंग रूम में आया तो वहां मेज पर मेरा नाश्ता लगा हुआ था। चाय की केतली गर्म थी। मैंने नाश्ता किया। 10 मिनट बाद ब्रीफकेस हाथ में लिए मैं बंगले से निकला तो पोर्च में वही रात वाली एम्बेसडर गाड़ी खड़ी थी। अगली सीट पर एक बावर्दी सांवला सा ड्राइवर बैठा हुआ था। मैं गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। दिल्ली शहर में सर्दियों की इस सुबह सड़कों पर आमदोरफ्त अभी ज्यादा नहीं हुई थी। ड्राइवर खामोशी से गाड़ी चला रहा था। मैंने यूं ही उससे सवाल किया कि वो कहाँ काम करता है। उसने कहा, सर मैं प्लास्टिक की स्टेरिकल कंपनी का ड्राइवर हूँ। मैं चुप हो गया। जिस फर्म का वो ड्राइवर था उस नाम की कोई फर्म दिल्ली में नहीं थी। जाहिर है कि ये ड्राइवर भी हमारे गैंग का एक पुर्जा था। उसके बाद मैंने उससे कोई बात न की।